अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट क्या होता है, किस तरह से हम ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की बेस पे डिफरेंट कंपनीज चूज़ कर सकते हैं और किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी एक कंपनी दूसरी कंपनी से बेहतर है और फ्यूचर में जाके ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगी। और इसके अलावा कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके हम ये भी देखेंगे कि कहाँ से हम डिफरेंट कंपनीज का ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट देख सकते हैं और डिफरेंट एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को समझने के लिए सबसे पहले रेवेन्यू को समझना पड़ेगा कि रेवेन्यू क्या होता है। रेवेन्यू जब आपने मसलन 100 रुपीज़ की गुड्स सेल की तो वो 100 रुपीज़ जो आपके पास आए हैं, मसलन एक सिंगल आइटम की प्राइस 100 रुपीज़ है, तो उसको जब आपने सेल किया तो वो 100 रुपीज़ आपका रेवेन्यू आ गया। ठीक है, जो गुड्स सेल करके आपके पास जो मनी आती है वो आपका रेवेन्यू होता है। इसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जो आपने गुड्स सेल किए हैं उनको बनाने में जितनी कॉस्ट आई है उसको आप रेवेन्यू में से माइनस कर दें तो वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट होता है। यानी कि उसमें प्योर सिर्फ जो उस प्रोडक्ट को बनाने की प्राइस है या कॉस्ट है वो माइनस होती है। इसके अलावा जो मार्केटिंग कॉस्ट, टैक्सेस और ये वो उनको उससे अभी माइनस नहीं किया होता। उसके बाद जब हम उससे जो एडिशनल कास्ट हैं, जैसे मार्केटिंग की कास्ट हो गई, मसलन एचआर डिपार्टमेंट की जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज़, और इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हुए हैं उनकी सैलरीज़ वगैरह, और बाकी सारी जो यूटिलिटी बिल्स उन सारे डिफरेंट ऑफिसेज वगैरह के, वो सब जब उनको भी माइनस कर देते हैं तो फिर जो फाइनल प्रॉफिट होता है वो प्योर प्रॉफिट होता है और उसको नेट प्रॉफिट कहा जाता है। तो इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं, जैसे ये एक दूध का डब्बा है। अगर इसको हमने सेल किया तो ये मसलन 100 रुपीज़ का अगर सेल होता है, कंपनी जो है प्रोड्यूस करके इसको 100 रुपीज़ का सेल करती है, तो कंपनी के लिए 100 रुपीज़ जो आएंगे इसको सेल करने के बाद वो उनका रेवेन्यू होगा। मसलन इसके अगर उन्होंने 100 डब्बे सेल किए तो ज़ाहिर है 10,000 आएगा, तो वो उनका रेवेन्यू होगा जो कि इसको सेल करने के बाद उनके पास अमाउंट आ गई है। उसके बाद इसको बनाने की कास्ट, मार्केटिंग की कास्ट इसमें मैं नहीं कह रहा, इसमें एचआर डिपार्टमेंट की कास्ट नहीं है, इसमें उन एम्प्लॉयज़ की सैलरीज नहीं है जो कि डायरेक्टली इसको बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। इसमें इसको सिर्फ बनाने की कास्ट, उसमें इसकी पैकेजिंग, जो इसका मिल्क उन्होंने एक्वायर किया, फिर इसको पेस्चराइज करने पे जो कास्ट आई, वो सारे इक्विपमेंट की जो मेंटेनेंस हुई, जो सब कुछ वो, लेकिन प्योरली इसको बनाने की कास्ट वो आती है। मसलन 100 रुपीज़ का की ये सेल हुआ था, रेवेन्यू था, लेकिन ये सारी इसको बनाने की कास्ट और सब कुछ आता है 60 रुपीज़। तो उस 60 को जब 100 से माइनस करेंगे तो पीछे 40 रुपीज़ जो बचेंगे वो हैं जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में से अभी भी आपने जो एचआर डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिस है या दूसरे ऑफिसेज के यूटिलिटी बिल्स हैं या इसके अलावा मार्केटिंग की कास्ट है और इसके अलावा भी अगर कोई टैक्सेस वगैरह है, सब कुछ वो अगर पे कर देते हैं तो फिर जो एंड में प्रॉफिट बचता है ना वो नेट प्रॉफिट होता है। जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट था वो 40 रुपीज़ था और उसके बाद फिर आपने ये टैक्सेस वगैरह सब कुछ करके 25 रुपीज़ जो है वो जो एडिशनल कास्ट थी वो सारी आई, तो उसके बाद जो एंड में 15 रुपीज़ बचेंगे ना वो फिर आपकी नेट प्रॉफिट होगा। जितना भी प्रॉफिट आता है ना नेट, उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ़ शेयर्स पे, तो वो फिर आपकी अर्निंग पर शेयर हो जाती है। इन दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि इसकी बेस पे आप बड़ी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। मसलन एक कंपनी है जिसका ग्रॉस प्रॉफिट तो 40% है, 40 रुपीज़, 100 रुपीज़ के पीछे, लेकिन वो जो एंड में नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 3% कर रही है। तो इसका मतलब है कि वो उसकी प्रोडक्ट तो उसको काफ़ी पैसे बना के दे रही है, लेकिन वो जो एडिशनल कास्ट है, मार्केटिंग की होगी, एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, इधर उधर, वो पैसे ज़ाया उस साइड पे ज़्यादा कर रहे हैं। तो उधर अगर कास्ट करेंगे तो उनका बड़े आराम से वो प्रॉफिट में, ज़्यादा प्रॉफिट में आ सकते हैं। इसी तरह लेकिन अगर एक कंपनी ऐसी है जो कि जिसका ग्रॉस प्रॉफिट ही बिल्कुल 5% है और नेट प्रॉफिट बिल्कुल या तो माइनस में जा रहा है या तो बिल्कुल कम है, तो वो फिर क्या ही कर लेगी। उसको अपने जो प्रोडक्शन वाली साइड है उसको पहले बेहतर करना पड़ेगा,
कुछ भी अगर उसने प्रॉफिट में जाना है तो आए कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके देख लेते हैं कुछ कंपनीज की एग्जांपल्स और कहाँ से हमने ये डाटा लेना है। किसी भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट देखने के लिए आप SCS ट्रेड की वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं। उनका डाटा पब्लिक होता है। जैसे मारी पेट्रोलियम का करना है तो मारी का सिग्नल मारी है, और SCS ट्रेड आप गूगल पे लिख देंगे और डायरेक्टली आप उस पेज पे जा सकते हैं। ये मारी एनर्जीज का पेज आ गया। या पे अगर कहीं और हो तो आप ये ओवरव्यू पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ना नीचे जाते जाते फिर एक आता है प्रॉफिटेबिलिटी का पोर्शन। इसके अंदर लिखा हुआ है, ये देखें, जैसे इसका मारी का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 43% है, और उनकी जो ऊपर की कास्ट है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, जिसकी वजह से उनका नेट प्रॉफिट बड़ा ऑप्टिमाइज्ड है, 36%। इसी तरह ऑयल्स की ही इंडस्ट्री में एक और है POL, उसका यहाँ पे नीचे प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाते हैं हम, तो उसका जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये बहुत ही अच्छा 70% है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है 42% है। इसकी वजह से ये देखें, इसकी अर्निंग पर शेयर भी बहुत अच्छी है और नॉर्मली बढ़ती ही रही है। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन तो होती ही है। इसके बाद अब ऑयल एंड गैस ही की इंडस्ट्री में एक और है PRL। इसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो देखें, जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 4.9% है, यानी कि बहुत मिनिमल है, और नेट प्रॉफिट तो और ज़्यादा है, मिनिमम है। तो कुछ भी अगर इस इंडस्ट्री में ऊपर नीचे होगा, इस कंपनी के साथ कुछ ऊपर नीचे होगा, तो ये एकदम लॉस में चली जाएगी। तो इसी वजह से इसका ये देखें, एक ईयर प्रॉफिट में जाता है, फिर 2 लॉस में चले जाते हैं, फिर 3-4 प्रॉफिट में जाते हैं, फिर एक लॉस में चला जाता है। इसी वजह से अब अगर आप देखें POL को, तो इसने बड़े अच्छे डिविडेंड्स वगैरह भी दिए हुए हैं। 21% डिविडेंड यील्ड, 19% डिविडेंड यील्ड 2023 में। और PRL जो है, ज़ाहिर है इसका प्रॉफिट ही इतना अच्छा नहीं है, तो ये डिविडेंड क्या देगी, एक ही इसने डिविडेंड दिया है, पिछले 3-4 साल में तो डिविडेंड दिया भी नहीं है। तो इसी तरह फिर आप किसी और इंडस्ट्री में चले जाते हैं तो उसके प्रॉफिट मार्जिन्स डिफरेंट होंगे। जैसे आप नेशनल फूड्स देखते हैं, फूड की इंडस्ट्री में, तो इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 35% है, जबकि नेट प्रॉफिट बड़ा कम है उसकी निस्बत, 7.14%। अब इसमें कोई और कंपनी हो सकती है जो बेहतर ऑप्टिमाइज्ड हो, जैसे हम कर सकते हैं यूनिलीवर, SCS ट्रेड। उन्हें बेसिकली इसी SCS ट्रेड की वेबसाइट पे आना है। तो इसमें जब हम प्रॉफिटेबिलिटी में जाकर देखेंगे तो इनका भी तकरीबन, जैसे इसका नेशनल फूड्स का 37% था ग्रॉस प्रॉफिट, 35%, इनका भी 38% है, लेकिन इनका नेट प्रॉफिट जो है वो बड़ा ऑप्टिमाइज्ड है, 20% है, जबकि नेशनल फूड्स का जो है काफ़ी कम है उसकी निस्बत। तो अब आप इमेजिन करेंगे इन दोनों में आपने करना हो इन्वेस्ट, तो किस में पहले करेंगे? तो उस लिहाज से तो यूनिलीवर जो है वो उसमें पहले बनता है। इसी तरह इन तीनों कंपनीज में अगर आपने इन्वेस्ट करना हो ऑयल एंड गैस की, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? मैं तो, मेरे ख्याल है PRL को तो बिल्कुल इग्नोर कर दूंगा। ये कभी चली जाती है प्रॉफिट में, कभी लॉस में, और इसका यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी से पता चल रहा है कि इसमें मार्जिन ही नहीं है इतना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन, तो इसको मैं फुली इग्नोर कर दूंगा और POL और मारी में कर लूँगा। तो इस तरह ये आपका बड़ा मदद करता है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट जो है। अगर PRL के केस में यहाँ पे ना, अगर ग्रॉस प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा होता और नेट कम होता, तो फिर भी चलो बंदा कहता है कि प्रोडक्ट से तो वो कमा रहे हैं, अपनी कॉस्ट कटिंग करेंगे तो वो प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छी उनकी कर लेंगे। लेकिन अगर ग्रॉस प्रॉफिट ही इतना कम है तो फिर उनके पास मार्जिन ही इतना कम हो जाता है। फिर जब तक वो अपनी इंडस्ट्री में कोई चेंजेस नहीं आती हैं, जब तक वो अपने जो भी प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट को कम नहीं करते, तब तक वो होप बड़ी कम हो जाती है। तो आपने देखा कि SCS ट्रेड एक ऐसा पब्लिक डाटा सोर्स है, एक ब्रोकर है जिसने अपना डाटा सारा पब्लिक रखा हुआ है। तो वहाँ से हम ये डिफरेंट कंपनीज़ का देख सकते हैं, और इसके अलावा जो डिफरेंट ब्रोकर्स होते हैं उनके अपने भी स्टैट्स के पोर्टल्स होते हैं। जिस तरह मेरा BMA के साथ अकाउंट है तो उन्होंने भी अपना एक पोर्टल दिया हुआ है, लेकिन वो प्राइवेट पोर्टल है, यानी कि वो उसमें सब एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ अकाउंट होल्डर्स करते हैं। तो इसीलिए मैं कभी भी वहाँ से आपको नहीं दिखा रहा होता डाटा, क्योंकि वो फिर अगर कोई ऐसा बंदा जिसने अभी अकाउंट नहीं ओपन किया
या जिसका कोई और ब्रोकर है और फिर वो वहाँ पे जाके शायद उसको मिले ना मिले वो डाटा। तो मैं ऐसे सोर्स से हमेशा दिखाता हूँ जो सबको एक्सेसिबल हो। तो अब इसमें देख लेते हैं कि कैसे आप की हेल्प करता है ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट अच्छी कंपनी चूज करने में। और इसको सिर्फ आइसोलेट करके एक इन्हीं मैट्रिक्स के बेस पे आपने नहीं सिलेक्शन करनी स्टॉक्स की, बल्कि ये एज अ हेल्पिंग हैंड और दूसरे मैट्रिक्स के साथ आपकी मदद कर सकते हैं बेहतर कंपनीज को आइडेंटिफाई करने में। बाकी उनकी डेप्थ रेशोज़ और बाकी पी रेशोज़ और बाकी सब कुछ तो आपने देखना ही है, उसकी जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, उनका बिजनेस मॉडल, सब कुछ आपने देखना है। लेकिन ये चीज़ किस तरह आपकी हेल्प कर सकती है, तो जैसा कि पहले भी डिस्कस किया कि एक ऐसी कंपनी जिसका 40% जो है वो ग्रॉस प्रॉफिट है, लेकिन उसका नेट प्रॉफिट बहुत ही कम है 3%। तो इसका मतलब है कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो तो हर 100 रुपये पे उसको 40 रुपये जो है वो ला के दे रही है, लेकिन ऊपर के जो एडिशनल जो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि उसको बनाने में नहीं बल्कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए हैं, और इसके अलावा बाकी जो आगे पीछे के उनके जो एक्सपेंसेस हैं उधर वो थोड़ा सा पैसा जो है वो ज़्यादा ज़ाया करें, जिसको कास्ट कटिंग करें वो तो आहिस्ता आहिस्ता अपने जो नेट प्रॉफिट है उसको बेहतर कर सकते हैं। तो ऐसी कंपनी के लिए तो काफ़ी ज़्यादा होप होती है। अच्छा, जो डेट वगैरह की पेमेंट्स भी जो कर रहे होते हैं ना लोग, वो भी उनके ग्रॉस और नेट प्रॉफिट के डिफरेंस में जो पोर्शन होता है ना उससे जा रहा होता है। तो मसलन एक कंपनी है जो जिसका ग्रॉस प्रॉफिट तो 40 रुपीज़ है, लेकिन वो 5% जो है उसका नेट प्रॉफिट है, 5 रुपीज़ और 100 रुपीज़ पे वो है नेट प्रॉफिट, लेकिन वो एक ऐसा डेट की पेमेंट्स भी कर रही है जो कि तकरीबन उसके प्रॉफिट का 10% बनती हैं, जो कि इस साल के एंड तक मसलन कंप्लीट हो जाना है डेट। तो जैसे ही वो डेट कंप्लीट होगा तो ज़ाहिर है उनका नेट प्रॉफिट तो ऊपर आने वाला है। तो आप इस चीज़ को पहले ही देख के कि ये अच्छा इनका ये चल रहा है, डेट भी चल रहा है और इसकी तकरीबन रेशो उनके प्रॉफिट में इतनी % बनती है, तो इसका EPS अचानक से इस साल के एंड के बाद 10 रुपीज़ बढ़ जाएगा, क्योंकि उनका नेट प्रॉफिट जो है वो 10% बढ़ जाएगा। तो आप उसी वक्त फिर आपको जब आप ये प्रिडिक्ट करेंगे ना, उसी वक्त आपको वो वाले शेयर लोअर EPS की वजह से बहुत अच्छी प्राइस पे मिल जाएगा, और आप काफ़ी लोगों से पहले ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ इस साल के बाद ये कंपनी जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाएगी, इसका अर्निंग पर शेयर और ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो मैं अगर अभी से प्लान करूं तो इसको अभी से अच्छी प्राइस पे परचेज़ कर सकता हूं, और उस टाइम पे फिर ये हायर EPS की वजह से प्राइस जब ऊपर जाएगी तो वो मेरा फ़ायदा ही होने वाला है। तो ये उस केस में हो सकता है कि मसलन कंपनी ने पहला प्लांट लगाया या कोई और नया प्लांट लगाया और उसकी पेमेंट्स कर रही है, और वो एक टाइम तक ही होती है ना डेट की पेमेंट। वो जब लॉन्ग टर्म डेट उनका कंप्लीट होता है कोई, तो वो फिर उनका ज़ाहिर है अचानक से फिर वो नेट प्रॉफिट बूस्ट कर जाता है। अच्छा, इसके बाद एक और सिनेरियो कि एक कंपनी जिसका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सिर्फ कोई तकरीबन मसलन 8% के करीब है और नेट प्रॉफिट जो है वो 3% के करीब है, तो वो कंपनी बड़ी एज पे चल रही होती है कि अगर उसकी इंडस्ट्री में एक भी कोई छोटी मोटी डिस्ट्रप्शन आ गई, कोई सप्लाई ऊपर नीचे हो गई, उसमें प्राइसेस बढ़ गई, कोई गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी आ गई, कोई एक्स्ट्रा टैक्स लग गया, कुछ भी हो गया, तो उनके पास जो वो नेट प्रॉफिट वाला मार्जिन है वो बड़ा कम है। मतलब कॉस्ट कटिंग भी कितनी कर लेंगे, ग्रॉस और नेट में उनका सिर्फ 5% का डिफरेंस है, तो कॉस्ट कटिंग करके भी वो उस वक्त वो उसको नहीं ला सकेंगे प्रॉफिट में। तो ज़रा सा भी कुछ हो गया तो वो कंपनी पुश हो जाएगी नेगेटिव की तरफ, यानी कि वो नुकसान करने लग जाएगी। तो उसी इंडस्ट्री में एक और कंपनी है जिसका ये ग्रॉस प्रॉफिट बेहतर है, मसलन 20% है, और फिर चाहे उसका नेट प्रॉफिट सेम ही हो या थोड़ा सा बेहतर हो, तो आप इनको देख के फिर वो उस वाली कंपनी को फिर आप प्रेफर कर सकते हैं जो कि 20% वाली है। अच्छा, इसके अलावा कंपनीज जिनका नेट प्रॉफिट हायर होता है, मसलन 20% के करीब हो गया या एटलीस्ट 15% या उससे ज़्यादा या कुछ भी, दे आर मोस्ट लाइकली टू गिव हायर पे आउट्स, उसमें डिविडेंड्स भी आ जाते हैं, फिर बोनसेस वगैरह भी आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद कुछ ऐसी कंपनीज हैं ऑयल सेक्टर में जिनका ग्रॉस प्रॉफिट तो बहुत ही ज़्यादा हाई है, कोई 70-80% तक भी चला जाता है,
और नेट प्रॉफिट भी उनका 40% तक 30% तक तो हो जाता है। जैसे ये मारी वगैरह, POL, इस तरह की कंपनीज में आप इन्वेस्ट कर लें। और मतलब ये मैं स्पेसिफिक कोई एडवाइस तो नहीं दे रहा, इन्वेस्टमेंट एडवाइस, लेकिन इस तरह की देख के जिनके इतने ज़्यादा अच्छे मार्जिन हैं 30-40% तक जिस कंपनी का है नेट प्रॉफिट, उनमें अगर आप इन्वेस्ट कर लें तो वो आपकी वेल्थ इवन डबल करने में भी जो है वो बाकी कंपनीज़ की निस्बत काफ़ी कम टाइम लगेगा। शायद वो 3-4 साल में, 2 साल में आपके इन्वेस्टेड मनी को डबल तक भी करते हैं, अगर मार्केट का एक बुल रन भी चल रहा है साथ साथ। तो फिर फाइनली मतलब आपने अगर एक कंपनी का एक्सेप्शनली आई है नेट प्रॉफिट, तो सिर्फ आपने उस सेक्टर की उसी कंपनी में नहीं रहना, चीज़ें चेंज होती हैं जिनके साथ इनके प्रॉफिट्स भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। मसलन किसी एक कंपनी के लिए गैस की प्राइस बदल सकती है किसी एक लोकेशन की वजह से, और दूसरी के लिए जो है वो कम रह सकती है। तो इस जिस तरह के फर्टिलाइज़र सेक्टर में हुआ था, एंग्रो फर्टिलाइज़र को काफ़ी महंगी गैस मिलने लग गई थी FFC की निस्बत, तो उससे अफेक्ट हुई थी उसकी प्रॉफिटेबिलिटी। इस तरह से आपने डिफरेंट कंपनीज भी चूज़ करनी है और फिर डिफरेंट सेक्टर्स में भी जाना है, क्योंकि एक सेक्टर चाहे वो कितना भी प्रॉफिटेबल ना हो, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ चेंज हो सकती हैं, उसके लिए जो सप्लाई चेन में चीज़ें वो महंगी हो सकती हैं, और कोई मसला हो सकता है कंपनी के साथ। मतलब डाइवर्सिफिकेशन तो बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन पे वैसे वीडियो भी है, वो मैं नीचे लगा दूंगा। बाकी और डिफरेंट जो मैट्रिसेस कुछ होते हैं उनको यूज़ करना होता है, उनकी भी लिंक्स वगैरह नीचे लगा दूंगा। तो ये नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट जो है, इसकी बेस पे भी आप काफ़ी डिसीजंस वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इन कोलैबोरेशन विद अदर मैट्रिक्स जो कि फंडामेंटल एनालिसिस में यूज़ होते हैं। कि इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपने भी फ़ायदा उठाना हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और इसके अलावा अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया हो, कोई आपकी ओपिनियन हो, तो वो भी नीचे आप शेयर कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस वगैरह भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर।